हेलो बच्चों। अपने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत, और उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जितना भी पीवाईक्यूज देखेंगे लगभग हर साल इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और कॉम्पिटिटिव में भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखता है वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिक से यानी कि चार्जेस से रिलेटेड होता है। द्विध्रुव का मतलब क्या है? द्वि माने दो और ध्रुव माने ध्रुव, पोल्स। द्विध्रुव, डाई माने दो और पोल माने पोल। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक्सट्रीम्स को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पोल का बेसिक अर्थ क्या हुआ? पोल का बेसिक अर्थ हुआ कि दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिकली, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और उससे कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by charges separated by small या minute distance, separated by minute distance। हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दो समान और विपरीत आवेशों का एक निकाय जो एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक, अब ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे रहेंगे? एक सवाल ये भी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, एक तो आप कोई चार्ज रख सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रख दीजिए। इन दोनों के पास चार्ज क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रख दिए और एक प्रोटॉन रख दिए। ठीक, इस तरीके से जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आपको पता है कि NaCl जब बनता है तो Na प्लस आयन होता है और Cl माइनस आयन होता है। कैसा दिखता होगा केमिस्ट्री में? एक पार्टिकल गोल सा है, सोडियम हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक पार्टिकल गोल सा है जो क्लोरीन हो गया और निगेटिव, और दोनों चार्जेस पर, दोनों पार्टिकल्स पर क्या है? बराबर बराबर चार्जेस हैं, होते हैं, जानते हैं आप। और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कांटेक्ट में है, तो सरफेस कांटेक्ट में है, पर जब सेंटर टू सेंटर देखेंगे तो ये डिस्टेंस है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो NaCl एक डाइपोल का फिजिकल एग्जांपल हो गया। फिजिकल माने जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं कि होता है। इसी तरीके से कोई आप और एग्जांपल ले लिए, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक, क्लियर हुआ? आप H2O ले लीजिए। H2O में कैसे? H2O में एक होगा H प्लस आयन और एक होगा OH माइनस आयन, है ना? ये क्या है?
वो डाइपोल का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? डाइपोल्स के एग्जाम्पल हैं, जहां एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है क्या, कि ये जो डाइपोल्स हैं, चाहे NaCl हो गया, चाहे KCl हो गया, चाहे H2O हो गया, चाहे NaBr हो गया, चाहे KBr हो गया, चाहे Ki हो गया, NaI हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन सभी की विशेषता है कि ये एज ए होल, एज ए मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल हैं। उनके ऊपर चार्ज है, Na पर प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, लेकिन पूरे NaCl पर चार्ज नहीं है, यानी पूरा NaCl कैसा है? न्यूट्रल है। तो ध्यान जो रखना है, जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि एक डाइपोल का टोटल चार्ज आने डाइपोल क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज आने डाइपोल क्या होगा? इज जीरो। टोटल चार्ज आने डाइपोल क्या होगा? जीरो। और आमतौर पे हर डाइपोल के पास जो ये दूरी होती है, उसकी लंबाई होती है, वो बहुत क्या होती है? कम होती है। इतना क्लियर है? बात समझ में आई? अब डाइपोल का बेसिकली ठीक है, डाइपोल होता है, पर डाइपोल करता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा ये समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या फोर्स ऑफ रिपल्सन का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यानी कि ये निगेटिव चार्ज इधर खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इसलिए वो पास आएंगे। इसलिए डिस्टेंस क्या रखा है? माइन्यूट रखा है, क्योंकि ज्यादा दूर होंगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक। अब पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये जो है वो ये कि हर डाइपोल के पास उसका ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो इम्पैक्ट है, दैट इम्पैक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हर डाइपोल के पास क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। हिंदी में कहेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने घूमने का प्रभाव होगा। जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये घूम जाता है, वो आगे अभी देखेंगे, परेशान नहीं होना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछेगा आपसे बोर्ड कहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप क्या समझते हैं, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, या कह सकता है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझाइए कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, तो वो दूरी मान लीजिए कितनी है? 2L है। दूरी कितनी है? 2L है। दूरी कितनी है? 2L है। 2L दूरी है, यानी लंबाई ही दूरी, ये 2L है। द्विध्रुव की लंबाई ही कितनी है? 2L है। L का 2 गुना नहीं, लंबाई का 2 गुना नहीं, लंबाई को ही क्या माना गया है? 2L, ताकि कभी अगर आधा करना हो तो आधा आधा बांट सके। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of an electric dipole is a vector quantity whose magnitude is equal to जिस, देखिए अब ध्यान से समझिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब जब सदिश है तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों बताएंगे। एक सदिश राशि है जिसका परिमाण जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अभी बता दे रहा हूं, परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, the length of the dipole and the direction is from negative charge to the positive charge, negative charge to the positive charge। ठीक, अब इस चीज को पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो पहला पॉइंट रखने वाला है, याद करने वाला, वो क्या है कि वेक्टर है। जब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट है किसके साथ? लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी प्रोडक्ट ऑफ कोई एक चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक, एंड द डायरेक्शन इज, उसका डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी में इसी चीज को कैसे कहेंगे? हिंदी में कहेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर और उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। हालांकि आपको ये सब आपको नोट्स में, आज हम आपको यहाँ तक का नोट्स शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बना करके इसको, आज यहाँ तक का नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली। क्लियर है? क्योंकि इंग्लिश में तो मैंने खुद ही लिखवाया ही है, मैं वैसे दोनों का कर दूंगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब क्लियर हुआ? हो गया यहां तक? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इसका फॉर्मूला वगैरह भी होगा, तो देखिए ध्यान से, यह है क्या? वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कोई एक चार्ज, क्योंकि वैल्यू घर लेना है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक, तो हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं पी से, स्मॉल पी से। पी बराबर कोई एक चार्ज इंटू 2L, लंबाई, कोई एक चार्ज इंटू 2L, कोई एक चार्ज इंटू 2L। ठीक, अगर हम वेक्टर फॉर्म में करें तो क्या लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? P वेक्टर बराबर, चार्ज तो वेक्टर नहीं है लेकिन लेंथ वेक्टर है। अब कहोगे सर लेंथ भी वेक्टर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ भी वेक्टर है नहीं, पर यहां 2L को एक वेक्टर माना गया है तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखोगे कैसे? वेयर 2L वेक्टर is a vector having magnitude equal to a vector having magnitude equal to length of dipole and direction
एंड डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो 2l वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेंथ ऑफ द डाइपोल के, यानी 2l सदिश एक सदिश है जिसका परिमाण द्विध्रुव के लंबाई के बराबर तथा दिशा ऋणात्मक चार्ज से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सबका। अब मैं आपको कई बार कहा हूं कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, अगर स्केलर है तो स्केलर, वेक्टर है तो डायरेक्शन, ठीक, उसके साथ साथ उसका एसआई यूनिट और उसकी विमा पढ़ेंगे। तो आपसे पूछेगा विमा बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट आप खुद ही बना सकते हैं। कैसे? चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम और लंबाई का मीटर तो कूलॉम मीटर। कैपिटल सी स्मॉल एम, स्मॉल सी मत कर दीजिए नहीं सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछेगा डायमेंशन, भैया स्मॉल पी का डायमेंशन बराबर स्मॉल क्यू का डायमेंशन इंटू 2l का डायमेंशन। स्मॉल क्यू का डायमेंशन आपको पता है 80 और इसका l, तो हो गया m0 LTA, और नहीं तो LAT लात याद कर लो, LAT लात, LT क्लियर है। तो इसको ध्यान रखना है, नहीं तो घर वाले उसी से मारेंगे, है ना, बात समझ में। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला Q इंटू 2l, ये वेक्टर है और अगर वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन के रूल्स को भी फॉलो करेगा, ठीक। एसआई यूनिट कूलॉम मीटर, डायमेंशन LTA। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा। अब आते हैं कि इसका हमारे लिए यूज क्या है, इसका हमारे लिए क्या है, यूज क्या है। तो इसका हमारे लिए यूज क्या है ये समझना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन विकल्प है नहीं। तो इसका हमारे लिए यूज ये है कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और हम लोग देखे हैं कि हमारी केमिस्ट्री में ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर चार्ज होता है। ढेर सारे ऐसे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, सॉरी ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं जिन पर क्या होता है? चार्ज सेपरेशन होता है। और उस चार्ज सेपरेशन की वजह से उन पार्टिकल्स पर फोर्स लगता है और उसी फोर्स की वजह से उनके पास कोई पर्टिकुलर क्या होगा? डायमेंशन होगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगा। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि डाइपोल रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे हवा हवाई बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है डाइपोल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे? तो आपके पास दो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इसका आपके पास तीन तरीके का सवाल हो सकता है। ठीक, क्लियर है? कौन कौन सा? तो पहला एक्सियल पोजीशन पे यानी अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में यानी कि अक्षीय स्थिति में। ठीक, दूसरा इक्विटोरियल कंडीशन में। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है। इक्विटोरियल पोजीशन में जिसे निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, तो निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है। और एक सवाल आपसे जेई या नीट में पूछ सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट जो ना अक्षीय हो ना निरक्षीय हो, यानी अदर कंडीशंस।
ठीक, तो तीन तरह का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अच्छिए का, निरक्षीय का और अदर का। इसका बोर्ड में डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसका बोर्ड में डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक आमतौर पे हर साल ही उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में आया है, सीबीएसई में भी आता रहता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर जेई या नीट में हमारे लिए काम का हो सकता है। तो क्योंकि मैं आपको दोनों को कवर करके पढ़ा रहा हूं, तो इन दोनों का तो मैं डिराइवेशन कराऊंगा, लेकिन इसको मैं सिर्फ फॉर्मूला समझा के क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके। और सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक, लिखने वाली कंसीडरेशन आपको अभी आज मिल जाएगा, तो पैसा नहीं होना है। हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में आपको हम इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके लिए पैसा नहीं होना है। पहले समझ लीजिए, एकदम दिमाग में मैथमेटिकल स्टेप्स बना लीजिए। ठीक, कुछ पॉइंट्स में लिख भी दूंगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ठीक, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो एक डाइपोल का सिस्टम हो गया, डाइपोल हो गया। इस डाइपोल का नाम रख लिए ए और बी, यानी क्या किए अभी तक, तो उसको लिख लेते हैं। हमने एक डाइपोल लिया, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए बी इज ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक एक जगह लिख देंगे, काम चल जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यही पॉइंट हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए और बी पर क्रमशः आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इतनी हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक आप चाहेंगे तो इंग्लिश जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए और बिंदु बी पर क्रमशः आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। हो गया, डन। इसकी लंबाई 12 है, तो मान लेंगे इसी में कि लेट ए बी इक्वल्स टू 12। ए बी इक्वल्स टू कितना है, 12 लेंथ ऑफ द डाइपोल। हो गया। अब देखिए, लेट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, यानी हिंदी में कहें तो कहेंगे कि ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो ओ है कहां, ए और बी के ठीक बीचों बीच होगा ओ। तो ए से ओ की दूरी कितनी होगी, और ओ से बी की दूरी, तो ए बी है एल, उसका आधा हो जाएगा ए ओ की वैल्यू एल और ओ बी की वैल्यू भी एल। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी ए से ओ की दूरी एल, ओ से बी की दूरी भी एल। अब आगे ध्यान रखिएगा, लेट पी इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो भैया एक्सिस ऑफ द डाइपोल ऐसे लंबा सा है, ठीक, एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या है, ऐसे लंबा सा है, इधर भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा, खूब लंबा सा डाइपोल है, एक्सिस है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो पॉइंट कहाँ है, इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, ठीक। तो उसकी लोकेशन बताएंगे ना ए से ना बी से, किससे बताएंगे, ओ से। तो सपोज करो कि जो पॉइंट है वो है हमारा कहाँ, यहाँ, यानी पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ठीक। और वो पी पॉइंट की दूरी
O के कंपैरिजन में है स्मॉल r दूरी पर। A से O की दूरी है L और O से B की दूरी भी कितनी है L, हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर, उस फिगर के हिसाब से चलना है। तो लेट P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक, एट डिस्टेंस r फ्रॉम O, यानी मध्य बिंदु से O से R दूरी पर है। यहां तक आपका होता है कंसीडरेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसीडरेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते समय बच्चे जो मेन गलती करते हैं, कोई भी चैनल हो आमतौर पे, वो ये कि बच्चे इसके इम्पोर्टेंस को छोड़ देते हैं। बच्चे फार्मूला याद करते हैं कि सर फार्मूला याद है, लेकिन उस फार्मूले का मतलब कि कौन कहां से दूरी है, किसका क्या मतलब है, ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। और सिर्फ अच्छा ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। सभी की बात नहीं है, पर जितनी अंडरस्टैंडिंग ऑफलाइन में होती है उतनी ही अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन में नहीं हो पाती, क्योंकि कंसीडरेशन वगैरह वर्बली समझा दिए, ठीक, इसलिए वो दिक्कत होती है। इसलिए मैंने लिख दिया है, हो गया। ये आप बोर्ड में लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। मैंने दो कलर का यहाँ भी यूज किया है, रेड और ब्लैक, आप ब्लू और ब्लैक कर सकते हैं, रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो गया, डन। तो ए बी एक डाइपोल है जिसके ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू चार्ज है। ओ मिड पॉइंट है, ए से ओ की दूरी एल, ओ से बी की दूरी एल। पी एक्सिस पर एक पॉइंट है जो ओ से आर दूरी पर रखा है। और हम क्या कर रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक। तो भाई ऐसी बात है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दीजिए, जो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो आइए देखिए कि P पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज प्लस Q की वजह से, और P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस चार्ज Q की वजह से। P पे जो चार्ज प्लस Q की वजह से होगा वो किधर होगा, तो अगर इसको इग्नोर करिए तो प्लस Q चार्ज P के टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, EA, बाहर की तरफ, ठीक। EA किस तरफ, बाहर की तरफ, EA किस तरफ, बाहर की तरफ, ठीक। और जब B वाला देखेंगे तो B निगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो B का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब A का उस तरफ जा रहा है, B का इस तरफ जा रहा है, तो नेट वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, तो लिख सकते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिंदु P पर प्लस Q चार्ज आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये इक्वल्स टू, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई दूरी का होल स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। कैपिटल Q लिखा गया था ताकि सोर्स की फीलिंग आए, है ना। तो कैपिटल Q की जगह सोर्स आपका स्मॉल q है प्लस वाला, और दूरी, तो A से P की दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, A यहाँ है, P यहाँ है, O तक की दूरी है L, और O से P की दूरी है R, यानी R प्लस L।
तो हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? अवे फ्रॉम द क्यू प्लस क्यू। कैसा है? अवे फ्रॉम प्लस क्यू। अब अगर मान लिए इधर है तो उस तरफ जाएगा, यहां होता तो इधर जाता। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस साइन नहीं लगाते, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब B से P की दूरी कितनी रहेगी भैया? ये वाली दूरी चाहिए, यहां तक है R और इतना है L, तो R में से L हटा दें तो BP आ जाएगा, है ना। तो R में से L घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका डायरेक्शन तो लिखेंगे टुवर्ड्स माइनस क्यू। किसी भी तरफ रहेंगे तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, इसलिए ऐसे लिख दिए। हो गया। अब P पॉइंट पर नेट निकालना, तो ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। देख के बताइए कि थोड़ा कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये भी ज्यादा है? 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, दोनों में सेम है। चार्ज दोनों में सेम है, ये R प्लस एल का स्क्वायर है, ये R माइनस एल का स्क्वायर है। EA का डिनोमिनेटर बड़ा और EB का डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो लिखेंगे EB ज्यादा है और EA क्या है? कम है। तो हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, नेट वैद्युत क्षेत्र एट पॉइंट P E बराबर, मैं नेट निकाल रहा हूं तो EA को पॉजिटिव EB को निगेटिव रख सकता हूं, या EB को पॉजिटिव EA को निगेटिव रख सकता हूं। ये हम लोग के पास छूट है, क्योंकि हम लोग कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग EB को इधर लिए हैं तो EB को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि पता है EB बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। ठीक, नहीं भी पता होता तो कोई एक साइन ले लेते। अगर पॉजिटिव आता तो जिसको लिए होते पॉजिटिव वो बड़ा रहता, अगर निगेटिव आता तो जिसको पॉजिटिव लिए थे वो छोटा हो जाता, है ना। अब EB की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक का फिजिक्स है, यहां तक का जो है वो क्या है? फिजिक्स है, कंसीडरेशन है, सब्जेक्ट है, ठीक, लैंग्वेज है, सब कुछ है। अगर यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है तो अब गलत होने के चांसेस लगभग नहीं रहते। इसके बाद आप नंबर नहीं कटवा पाएंगे चाहे जो हो जाए। ठीक, पहले इतना देख लिए ध्यान से। सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत? अब 2 मिनट में डिराइवेशन हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए। Q कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, बचा क्या? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स है नहीं। इसका एलसीएम लेंगे और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ठीक, तो यहां तक का तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा मैं मिटाऊंगा। हो गया बेटा? चलिए देखिए,
ये सब अच्छे से करिएगा क्योंकि इन सब की पेपर में जरूरत पड़ती है। आपको 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। 3 नंबर में पूछेगा तो 6 मिनट या 7 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक हो जाता है, दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। E इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, चलता रहेगा। नीचे वाली चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर यानी 2 बार लिखना पड़ेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको हम रफ में लिख के समझा दे रहे हैं, आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कौन से जिसको अंडरलाइन किए। अब बचा एक फैक्टर और, आर माइनस एल और आर प्लस एल, फिर इसका भी प्रोडक्ट होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यही बात एक बार और लिखें, एक बार और लिखें, उससे अच्छा है पावर लगा दें। ठीक हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस 2AB यानी RL। ठीक, थोड़ा फैल एक्सपेंड कर लीजिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL माइनस ये ओपन होगा तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL। ठीक है बेटा, और जब ये हो गया तो आया कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL कितना हो गया 2 इंटू 2L इंटू आर, मैंने सब अलग कर लिया। ये पहला 2 क्यों, क्योंकि 2 गुना हो रहा है, ये 2L का होल स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए एस, P बराबर होता है 2L इंटू आर या Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब एक समस्या आ गई क्या, कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड है उस तरफ जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है। तो ये देखना है कि क्या दोनों सेम है, तो आइए चेक करते हैं। जो कंसीडरेशन लिखे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें बी को पॉजिटिव लिया गया है और बी की डायरेक्शन इधर है, इधर माने माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, है ना, है ना, माइनस क्यू से किस तरफ है, प्लस क्यू की ओर, और इसी तरफ होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, क्लियर है। तो जिसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं
जिसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं उसी डायरेक्शन में पी वेक्टर जा रहा है, यानी पी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस चीज को। कैसे लिख सकते हैं बेटा? कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में। तो लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर 1/4πε0, ठीक, टू पी वेक्टर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, क्या ये जो क्वांटिटीज हैं सबका मतलब पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 9 × 10⁹ है, ठीक, 2 जानते हैं, पी डाइपोल मोमेंट है, आर सेंटर से पॉइंट की दूरी है, आर स्क्वायर सेंटर से पॉइंट की दूरी का स्क्वायर है, एल क्या है? हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल है कि नहीं है ना? तो हो सकता है कि अगर डाइपोल क्या हो? छोटा हो, अगर डाइपोल की लेंथ क्या हो? छोटी हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल की लेंथ क्या हो बेटा? छोटी हो, तो क्या होगा? आर की वैल्यू 2l से बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर r की वैल्यू 2l से ज्यादा होगी तो r की वैल्यू l से भी बहुत ज्यादा होगी, और इस केस में r स्क्वायर l स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो r की वैल्यू मान लेते हैं 20 और l की वैल्यू मान लेते हैं 1, तो r स्क्वायर हो गया 400, जबकि 20 l स्क्वायर की वैल्यू 1 ही रह गई, यानी r स्क्वायर l स्क्वायर से बहुत ज्यादा हुआ। तो उस कंपैरिजन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे कि ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 टू पी वेक्टर आर, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो ये खत्म हो गया, तो बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर के पावर 4, और आर के पावर 4 और एक आर में सॉल्व हुआ तो बचा आर क्यूब, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट, छोटे डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई? ठीक। और यहां से एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्या कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, जबकि जबकि डाइपोल के लिए कैसा है? क्यूब ऑफ द डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैंने आपको डिराइव कराया है, इसके डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको आज शाम को ही याद आना चाहिए, रात में ही खाना यानी सोने से पहले याद हो जाना चाहिए। 2 बार, एक बार प्रैक्टिस करोगे। देखो बेसिक है समझना कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दिए, पी पर ईवी और ये निकाल लिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के इनका रिजल्टेंट निकाले और रिजल्टेंट को क्या करते गए? सॉल्व करते चले गए, ठीक है। हो गया, हो गया बेटा। चलिए अब आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे, एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। कैसे सवाल आएंगे पेपर में या कैसे आते हैं? A dipole
हैज चार्जेस +8 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम, ठीक, एंड लेंथ टू बी 8 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है बेटा, एक डाइपोल यानी एक वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश है +8 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम तथा इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P 5 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु कहाँ है? एक्सिस पर, यानी अच्छी स्थिति में है। आपको दिया क्या क्या है? चार्ज दिया है 8 माइक्रोकूलम, यानी 8 × 10⁻⁶ कूलम। डाइपोल के केस में हमको एक चार्ज से ही मतलब है, प्लस माइनस दोनों रहता है, +1 से ही वैल्यू काम चलाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए। लेंथ ऑफ डाइपोल को 2L लिखेंगे, यही गलती होगी। L बराबर 8 सेंटीमीटर नहीं लिख के आना है, 2L बराबर 8 सेंटीमीटर लिख के आना है, जिसका मतलब हो गया कि 8 × 10⁻² सेंटीमीटर की जगह मीटर हो गया। तो अगर 2L इतना है तो L बराबर हो गया 4 × 10⁻² मीटर, यही हो गया। Q और 2L मिल गया तो P निकाल लीजिए, यानी डाइपोल मोमेंट, तुरंत काम खत्म। 8 × 10⁻⁶ और इंटू 2L की वैल्यू 8 × 10⁻², तो 8 8 जा 64 हो गया, 64 × 10⁻628 -8 कूलम मीटर। ये आपका P हो गया, जब जरूरत होगा यूज कर लेंगे। अब एक चीज सोचिए कि L की वैल्यू 2L की वैल्यू 8 है और दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो भैया R की वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻² मीटर। क्या R 2L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है? सॉरी, बहुत बड़ा है? नहीं, बल्कि 2L ही बड़ा है। तो नेग्लेजिबल नहीं करेंगे, यानी छोटा डाइपोल नहीं है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड (64 × 10⁻8) R की जगह 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई R स्क्वायर की जगह तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी 25 × 10⁻4 माइनस L स्क्वायर की जगह तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16 × 10⁻4 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, सबकी वैल्यू रख दिए ध्यान से, एक एक चीज की वैल्यू, यही गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कहीं पे भी गलत नहीं होगा। तो हो गया आपका 9 × 2 × 64 × 5 × 10 पावर -8 -2 -10 -10 + 9 यानी -1 बटे, यानी डिवाइडेड बाई 10 पावर -4 को कॉमन ले लिए तो हुआ 25 - 16 यानी 9, तो 9 × 10⁻4 का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना?
9 इंटू 2 इंटू 64 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं किया अभी। +7, ठीक। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे, SI यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम, आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछ सकता है, मेंस वगैरह में पूछता है, लेकिन थोड़ा और ट्रिक करके पूछता है। मैं आपको उसके सवाल भी कराऊंगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार। तो अब आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। ठीक, कंसिडरिंग इट एज ए शॉर्ट डाइपोल, find electric field intensity at point 3 centimeter away from the center of dipole. Also write its direction. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? along the direction of dipole movement, यानी from minus q charge to plus q charge। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन में एक लिख के आया हूं आपके लिए, काम का है, देखिए थोड़ा ध्यान से। ए चार्ज Q equals to -2 microcoulomb is placed at origin. Is placed at origin. Full stop. Find the electric field intensity at क्वेश्चन आपका होमवर्क है, SW है, ये आपको करके आना है। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। आपके घर में, आपके आसपास अगर कोई बच्चा 9th 10th या 11th या 12th में है तो आप उसे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, उसको शेयर करें और समझाएं कि 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स और मैथ आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th का कैलकुलस मैं आपको जुलाई से पहले खत्म करवा दूंगा, स्पेशली जिसमें प्रूफ करने वाली चीजें नहीं है, फाइंड द सॉल्यूशंस वाली चीजें हैं, खास करके जिसमें तो ज्यादा है। तो इसके लिए अगर आप और मैंने कहा था मैं NCERT से करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
जब इस वीडियो पे 100 व्यूज चला जाएगा तब मैं कैलकुलस की पहली क्लास डालूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ 100 व्यूज का टारगेट दे रहा हूं आपको, ज्यादा व्यूज का टारगेट नहीं दे रहा हूं। 100 व्यूज इसलिए क्योंकि आप अभी शुरुआत स्तर पे हैं, आप मैं हमारा चैनल अभी एकदम स्टार्टिंग फेज में है, इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।